हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दी क्लास। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि बोर्ड की एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स के पेपर को किस तरीके से लिखना चाहिए और हमारे आंसर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है या फिर उनका ये डाउट रहता है कि क्या हमने जो लिखा है क्या उसके हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों के साथ ये भी होता है कि पेपर लिख के आते हैं बहुत सही, पर जब रिजल्ट आता है तो मार्क्स कम आते हैं। उसका एक ही रीज़न हो सकता है कि आपने अपने आंसर्स को एक कंस्ट्रक्टिव वे में एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया, इस वजह से आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलते। तो आज मैं वही चीज़ आपको समझाने वाला हूँ कि आपको आंसर आता है पर आपको उसको लिखना किस तरीके से है वो समझना ज़रूरी है। तो वही चीज़ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले उसके लिए मेरे पास एक सैम्पल पेपर है जो है आपका गुजरात बोर्ड का मार्च 2023 का पेपर। अभी ये पेपर में आप देखोगे तो इसमें जनरल ऑप्शंस थे, 50 एमसीक्यूज़ और 50 मार्क्स का पार्ट बी। अभी एमसीक्यूज़ में तो क्या करना है वो सबको पता है। पार्ट बी के अंदर आपके 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए जो 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल यानी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, सेक्शन बी 3 मार्क्स वाले, और सेक्शन सी में आपके 4 मार्क्स वाले। अभी इस बार तो जनरल ऑप्शंस होने वाले हैं अगर मैं पर्टिकुलरली गुजरात बोर्ड की बात करूं, पर ये जो पेपर है उसमें इंटरनल ऑप्शन है, ठीक है। तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पेपर राइटिंग से मतलब है। और साथ साथ में मैं ये भी बताऊंगा जनरल ऑप्शन में क्या करना है, इंटरनल ऑप्शन में क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि जैसे अभी यहाँ पे 3 सेक्शन है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सेक्शन वाइज आपको आंसर्स लिखने हैं। सेक्शन वाइज का मतलब क्या है कि जैसे आपने यहाँ पेपर आंसर शीट ली, यहाँ से आपने चालू किया, समझ लो सेक्शन ए। तो अभी अगर आप लोग सेक्शन ए चालू कर रहे हो तो सेक्शन ए के सारे आंसर्स खत्म होने के बाद ही आपको सेक्शन बी करना है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा आंसर नंबर 1, फिर यहाँ तक का हो गया, मैंने लिखा यहाँ पे आंसर नंबर 2। इस तरीके से आपको लिखना है। मान लो कि यहाँ पे सेक्शन ए आपका ख़त्म हुआ और दूसरे नए पेज से ही आपको नया सेक्शन चालू करना है। अभी मान लो कि आपका सेक्शन ए यहाँ तक ख़त्म हो गया, तो फिर आप यहाँ से मत चालू करना उसको, यहाँ से सेक्शन भी चालू नहीं करना। किधर से करना है? नेक्स्ट पेज से करना है, ठीक है। दूसरी बात, आंसर्स को आपको सीक्वेंस में लिखना है। सीक्वेंस का मतलब पहला, दूसरा। अभी मान लो कि आपको तीसरे का आंसर नहीं आ रहा, चलो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मान लो कि आपको तीसरे का आंसर नहीं आ रहा, तो आप क्या करो कि उसकी जगह छोड़ दो। जैसे मुझे क्वेश्चन देख के थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है कि क्या लिखना है, पर एग्जैक्टली मैं अगर श्योर नहीं हूँ, तो मान लो कि मैं ये इतना पेज छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखूंगा, इधर नेक्स्ट का आंसर लिखूंगा आंसर 4। तो आपको ऑलवेज सीक्वेंस में लिखने की ट्राई करनी है। देखो, ऐसा रूल नहीं है कि सीक्वेंस में लिखना है, पर सीक्वेंस में लिखोगे तो पेपर चेक करने वाले को आसानी होगी, और जितना आप उसके लिए आसान बनाओगे उतने अच्छे मार्क्स वो आपको देगा, ठीक है। तो भले ही मुझे नहीं आ रहा अभी, पर मैं उसकी जगह छोड़ दूंगा। नेक्स्ट पेज पे मैं क्या लिखूंगा, सीक्वेंस में, वही सीक्वेंस में आंसर्स को लिखता जाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखो, सेक्शन वाइज लिखना है, आंसर्स को ऑलवेज सीक्वेंस में लिखना है। अच्छा, अभी ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप पहले सेक्शन ए ही चालू करो। आपको लग रहा है कि बड़े आंसर्स मुझे पहले लिखने हैं, आप सेक्शन सी चालू कर दो। पर फिर अगर चालू कर रहे हो तो उसको सीक्वेंस में ख़त्म करो। जैसे अगर मैं आपको पेपर में दिखाऊं, इधर सेक्शन सी आपका ये वाला आंसर आपको कौन कौन से लिखने हैं, तो आप देखो यहाँ पे 15, 16, उसकी और में एक है, 17 और 18 उसकी और में एक है। तो आपको ये 15 से चालू करके 18 तक के ख़त्म कर देने हैं। उसके बाद ही आपको या तो फिर बी चालू करना है या तो ए चालू करना है, वो आपकी मर्जी। पर आप सेक्शन चालू कर रहे हो तो उसको ख़त्म करो सीक्वेंस के अंदर, और एक सेक्शन ख़त्म करके ही दूसरा सेक्शन चालू करो। फिर आप ऐसा नहीं कि सेक्शन ए के 4 आंसर लिखे, बी के 2 लिखे, फिर आप नोट करके लिखो कि सेक्शन ए इज़ एट द बैक। वो सब अच्छा नहीं दिखता। पेपर चेक करने वाले को जितनी आसानी होगी उतने मार्क्स मिलेंगे। मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, अभी क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से लिखने, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे पहला क्वेश्चन, डेराइव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो जिन्होंने प्रिपेयर किया है उनको पता है क्या करना है, पर उसमें भी मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। जैसे अभी ये पेज मैंने समझा दिया, अभी मैं नया पेज यूज़ कर रहा हूँ। समझ लो कि मैंने यहाँ से, ये फर्स्ट पेज है मेरे सप्लीमेंट्री का आंसर शीट का, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेक्शन ए, ठीक है। अच्छा, पहला आंसर मुझे लिखना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आंसर 1,
ठीक है। अच्छा, अभी मुझे सबसे पहले उसका डायग्राम बनाना है। तो एक चीज़ आप लोग याद रखो कि जो डायग्राम है उसको ऑलवेज सेंटर में बनाओ। जैसे आपको पता होगा ये थ्योरी के अंदर कि यहाँ पे एक केबल ड्रॉ करना होता है, उसके ऊपर आपको ऐसे चार्जेस दिखाने होते हैं और यहाँ उसको इनफाइनाइट लेंथ का दिखाना होता है। ठीक है, यहाँ से एक पी पॉइंट ले लिया हमने, ये हो गया आर डिस्टेंस। यहाँ से आप लोगों को ड्रॉ करना होता है एक क्लोज्ड सरफेस जिसको बोला जाता है गॉसियन सरफेस। अच्छा, तो कुछ इस तरीके से आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसमें ध्यान क्या रखना है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपको डायग्राम ऑलवेज बीच में बनाना है। कुछ लोग इसमें क्या करेंगे, और यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि डायग्राम को इतने एरिया में बनाएंगे और यहाँ उसके पॉइंट्स लिखना चालू कर देंगे। ये गलती बिल्कुल मत करना। डायग्राम जितना हो सके नीट एंड क्लीन और बिल्कुल मिडल में बनाना है, ठीक है। अच्छा, अभी दूसरी बात, इसमें आपको डेरिवेशन देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट अ डिस्टेंस आर। अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि फिजिक्स के डेरिवेशंस को सीधा डिराइव करना चालू कर देते हैं। ये नहीं करना। आपको क्या करना है कि इसके डेरिवेशन के अंदर आपको सबसे पहले थोड़े पॉइंट समझाने हैं, पॉइंट वाइज आपको समझाना है। यानी जैसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट, कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ये लिखा। फिर दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत समझाना है। फिर लिखना है कंसीडर पी पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम अ वायर। तो आप ऐसा नहीं कि सीधा डेरिवेशन चालू कर दो, आपको कुछ इस तरीके से पॉइंट वाइज आपको कुछ चीज़ें ऐसे समझानी है पहले। यहाँ पे इतना समझा दिया आपने, फिर आपको डेरिवेशन लिखना है। तो आप डेरिवेशन यहाँ से लिखो। मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि पेज घुमा के दूसरे पेज पे लिखो, पर पॉइंट्स खत्म करने के बाद आप उसका डेरिवेशन यहाँ पे लिख सकते हो। ये हो गया आपका यहाँ पे डेरिवेशन। अभी फाइनल आंसर इसका कुछ आने वाला है। फाइनल आंसर आपका आने वाला है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने प्रिपेयर किया है उनको पता होगा, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो ये आपका आंसर है, उसको आपको ऐसे हाईलाइट करना है। हर एक डेरिवेशन के बाद जो फाइनल रिजल्ट मिले, फाइनल इक्वेशन मिले, उसको आपको हाईलाइट करना है। तो अच्छे से याद रखो, डेरिवेशन जब भी हो, कोई डायग्राम है तो बीच में बनाओ, नीट एंड क्लीन, पॉइंट वाइज उसको डिस्क्राइब करो कि क्या सिचुएशन है, क्या चीज़ें हैं, फिर उसका डेरिवेशन करो, फाइनल आंसर को आप लोग हाईलाइट करो, ठीक है। चलो आंसर नंबर 2 मैं समझा रहा हूँ। अभी आंसर 2 क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि एक न्यूमेरिकल है। देखो न्यूमेरिकल आया, न्यूमेरिकल के अंदर क्या है, देखो न्यूमेरिकल के अंदर है एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज 100, what is the temperature of the element if the resistance is found to be 134 ohm given the temperature coefficient of the material of the resistor is 1.7। देखो आपको चैप्टर नंबर 3 का ये न्यूमेरिकल है, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर वाला। तो देखो इसमें करना क्या है, जब भी कोई न्यूमेरिकल हो, आपको जो जो डेटा गिवन है उसको हाईलाइट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको उसको पहले साइड में लिखना है। 27 डिग्री सेल्सियस, 100 ओम, 134, 1.7। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले डेटा को लिखना है। कैसे लिखना है, तो जैसे मुझे बोला रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, तो वो मेरा इनिशियल टेम्परेचर हो गया T1, 27 डिग्री सेल्सियस। फिर बोला इस पे जो रेजिस्टेंस है वो है आपका 100 ओम, तो R1 हो गया मेरा 100 ओम। फिर ये बोला है कि आपको ये बताना है टेम्परेचर कितना होगा, T2 कितना होगा अगर मेरा रेजिस्टेंस बन जाता है 134 और मुझे बोला अल्फा की वैल्यू यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट 1.70 या फिर 7 इंटू 10⁻⁴ सेल्सियस इनवर्स। तो जब भी आप न्यूमेरिकल करो ऐसे साइड में वैल्यूज लिखो और यहाँ स्केल की मदद से या फिर आप पेन की मदद से ऐसे कर सकते हो। इतना करा, फिर आपको इसका इक्वेशन न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से चालू करना है। फॉर्मूला लिखना है R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो कुछ इस तरीके से, यानी आपको डेटा पहले लिखना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपने ऑलरेडी जो जो चीज़ें गिवन थी वो लिख दी और जो फाइंड करना है वो भी मेंशन कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें करना क्या होता है कि जैसे हमने किया ये सब, फाइनल आंसर हमारा कुछ आया, मान लो कि 750,
फिर कुछ लोग यहाँ तक छोड़ देते हैं। ऑलवेज याद रखो ऐसा यूनिट आपको लिखना है, ऐसा यूनिट आपको लिखना है और फाइनल आंसर को ऐसे हाईलाइट करके यहाँ पे बनाना है आंसर। ऑलवेज याद रखो, ये चीज़ों का ध्यान रखना। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये ऑलवेज आपको लिखना है एसआई यूनिट। यूनिट बिना कोई भी न्यूमेरिकल का आंसर नहीं होता, वरना आपके बेकार में आधे आधे करके मार्क्स चले जाएंगे आपके, ठीक है। तो लास्ट में फिर 4-5 मार्क्स ऐसे ही जा सकते हैं अगर आप यूनिट नहीं लिखते। तो याद रखना एसआई यूनिट लिखना है। अच्छा, उसके बाद 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन, हर एक न्यूमेरिकल में ये चीज़ फॉलो करनी है, हर एक डेरिवेशन वाली थ्योरी में ये चीज़ फॉलो करनी है, ठीक है। अच्छा, अभी आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 मैं क्यों समझा रहा हूँ, डिफरेंशिएट बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो डिफरेंशिएट वाले जब भी क्वेश्चन हो, आंसर 8 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आंसर 8। डिफरेंशिएट वाले जब भी क्वेश्चन हो, आपको बीच में ऐसे पेंसिल से लाइन खींच देनी है। डिफरेंशिएट वाले आंसर्स में आपको ऐसे लाइन खींचनी है। एक तरफ लिखना है पहला जो भी है पी टाइप और दूसरी तरफ लिखना है एन टाइप। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पी टाइप ऊपर पैराग्राफ में लिखा, एन टाइप नीचे पैराग्राफ में लिखा। ये पैराग्राफ वाइज बिल्कुल मत लिखो। जब भी ऐसा कोई डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन हो, आपको ऐसे लाइंस खींचनी है। आप चाहो तो एक लाइन और इधर भी खींच सकते हो ऐसे करके। तो ऑलवेज याद रखो डिफरेंशिएट वाले आंसर्स आपको ऑलवेज 2 साइड ही लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें क्या ध्यान रखना है, सुनो। पी टाइप का पहला पॉइंट लिखा, मान लो कि यहाँ लिखा, ये यहाँ तक उसको लिखा। एन टाइप का पहला पॉइंट, अभी दोनों तो आमने सामने ही स्टार्ट होंगे, इसमें कोई होगा नहीं कि कोई ऊपर से हो गया कोई नीचे। मान लो कि इसका एक पॉइंट इधर खत्म हो गया, चलो अभी इसका दूसरा हम लोग एक लाइन छोड़ेंगे इधर। यहाँ से दूसरा पॉइंट लिखा, मान लो कि 3 लाइन का हुआ। अभी इसका जो दूसरा पॉइंट है वो इधर से चालू नहीं करना, एग्जैक्टली ये जो लाइन में है वही लाइन में आपको इसका दूसरा चालू करना है। यानी ये जगह हमारी छूट गई तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही करना आपको कि ये जगह छोड़ देनी है, आमने सामने ही पॉइंट चालू करने, क्योंकि इसका डिफरेंशिएटर ये है, इसका ये है, यानी डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग। इसका दोनों पॉइंट सामने सामने ही होने चाहिए। यानी इसका अभी मान लो कि 3 लाइन का हुआ, ऑलवेज सामने से चालू करो। अभी मान लो कि इसका ये 5 लाइन का हो गया, चलो अभी जब इसका तीसरा करना है तो इसके सामने से, यानी इसका यहाँ आएगा तो इस वाले का इधर आएगा। यानी इसमें अभी ये जगह छूट गई तो हमें उससे कोई नहीं है, जगह भले छूट जाए, आमने सामने ही पॉइंट्स को चालू करना है। समझ आया कि नहीं? तो अच्छे से ध्यान रखना डिफरेंशिएट वाले में। अच्छा, दूसरी बात, जब आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी लिख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं कोई क्वेश्चन उठाऊँ, इधर यहाँ से कोई अगर मैं क्वेश्चन उठाऊँ थियोरी वाला क्वेश्चन। अच्छा, जैसे थ्योरी वाला क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मान लो कि हम लोग हाइगेंस प्रिंसिपल ले रहे हैं, हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक है, ये वाला हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक है। अभी आप हाइगेंस प्रिंसिपल लिख रहे हो तो वो चीज़ तो फॉलो करनी है कि सेक्शन वाइज लिखना है, ये करना है, सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। अभी मान लो कि आपने हाइगेंस प्रिंसिपल लिखा। अभी हाइगेंस प्रिंसिपल का आपको सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना होता है। जब आप कोई स्टेटमेंट लिखो, कोई भी थ्योरी लिखो, तो थ्योरी के अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको हाईलाइट करना है, ऐसे उसके नीचे अंडरलाइनिंग करनी है। थ्योरी वाले न्यूमेरिकल में, थ्योरी वाले क्वेश्चन के अंदर आपको ऑलवेज हाईलाइट करके चलना। हाईलाइट का मतलब अंडरलाइन करना, हाईलाइटर यूज नहीं करना, पेंसिल से आप उसको अंडरलाइन। जैसे मैं आपको यहाँ पे ही समझा दूँ कि मान लो कि ये थ्योरी मैंने लिखी, अभी मुझे ये चीज़ दिखानी है अच्छे से कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो मैं यहाँ ये इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। तो अंडरलाइनिंग करने वाली चीज़ आप लोग फॉलो करके चलोगे तो पेपर चेक करने वाले को आसानी होगी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, और वो अच्छे से फटाफट चेक करके आपको पूरे मार्क्स दे देगा। तो हाईलाइट करना ज़रूरी है, अंडरलाइनिंग करना। हाईलाइट का मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट को, इंपॉर्टेंट की वर्ड को आपको थ्योरी के अंदर अंडरलाइन करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसको कर लूँ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। अच्छा, दूसरी बात, इतने सारे भी अंडरलाइंस नहीं होने चाहिए कि आपका फिर पूरा पेज अंडरलाइन से ही भर जाए। आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, यानी एक थ्योरी में मान लो कि 3-4-5 मैक्सिमम आप अंडरलाइनिंग कर लो, 3-4-5 से ज़्यादा अंडरलाइन नहीं करने आपको, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो बस यही चीज़ आपको फॉलो करके चलनी है। बाकी सब न्यूमेरिकल में भी यही जो बताया मैंने, थ्योरी में बताया, न्यूमेरिकल में भी वही करना है। और आपको डायग्राम जब भी बनाना हो, बीच में बनाओ, पेंसिल से बनाओ और स्केल यूज़ करके बनाओ, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी अगर आप लोग इतनी चीज़ें फॉलो करोगे। बाकी मतलब वही सब जगह ऑलवेज अप्लाई करना है। न्यूमेरिकल में डेटा लिखो, फिर चालू करो। थ्योरी डेरिवेशन है, डायग्राम बीच में बनाओ, पॉइंट्स लिखो, फिर डिराइव करो, ठीक है। अच्छा,
इसके अलावा एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब इंटरनल ऑप्शन है नेक्स्ट ईयर पेपर में, वो एक एक्स्ट्रा बात मैं बता रहा हूँ, तो आप कुछ चैप्टर्स जो है स्किप कर सकते हो। जैसे लास्ट ईयर तक आप नहीं कर सकते थे, नेक्स्ट ईयर आप कर पाओगे। गुजरात बोर्ड की बात कर रहा हूँ, जनरल ऑप्शंस की, ठीक है। तो उसको लेके मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियोस बनाने का। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।